जैसे कोर्ट रूम में वगैरह में जो न्याय की मूर्ति रहती है, न्याय की मूर्ति में आंख में काली पट्टी बंधी रहती है, तो इसका क्या लॉजिक है? क्योंकि हम लोग जॉब नहीं कर सकते, हम सैलरी नहीं किसी से गेन कर सकते। तो जैसे मतलब आप अगर क्रिमिनल लॉयर हैं तो क्या इसके लिए जज भी अलग अलग होते हैं? जो बात अपने फादर से शेयर नहीं कर सकते, अपनी वाइफ से शेयर नहीं कर सकते, वो आप अपने एडवोकेट से शेयर कर देते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर लॉयर को कुछ फी पे करती थी कि वो कभी भी उनके खिलाफ कोर्ट में नहीं आए। तो जैसे आप एक पर्टिकुलर आपने अपने नाम के आगे लगा रखा है क्रिमिनल लॉयर, तो क्या ये लॉयर्स की अलग अलग कैटेगरी होती है? देखिए, ऐसा होता है कि जैसे बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं। जैसे मान लिया कोई सिविल का काम देखते हैं, कोई क्रिमिनल का। सिविल क्या होता है? सिविल जैसे मान लिया जो डिस्प्यूट नॉर्मल प्रॉपर्टी की जो डिस्प्यूट्स हैं, अच्छा। है ना, और जो आपराधिक मामले हैं, जो क्राइम का मामला है, वो जो डील करते हैं उनको क्रिमिनल लॉयर्स हम लोग बेसिकली। अच्छा, तो जैसे मतलब आप अगर क्रिमिनल लॉयर हैं तो क्या इसके लिए जज भी अलग अलग होते हैं कि क्रिमिनल जज अलग हैं, सिविल जज अलग हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे अब तो स्पेशल कोर्ट्स भी हो गई, स्पेशल एक्ट भी हो गए। अच्छा। तो पहले जो जो लोअर जुडिशरी है उसमें सिविल कोर्ट्स भी होती हैं। अच्छा। जैसे सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन। तो वो इसीलिए कैटेगरी बांधी गई है। करना सबको है। जैसे मान लिया हम लोग एडवोकेट हैं तो हम लोग कर सब सकते हैं, क्योंकि हम लोग एडवोकेट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं और हम सारे काम कर सकते हैं, वो सिविल का हो, क्रिमिनल का हो, रेवेन्यू का हो। इसी तरह कोर्ट्स को भी जो पावर्स दी गई हैं सेम दी गई हैं। अच्छा। कि वो भी सारी चीज़ें डील कर सकते हैं, पर स्पेशल एक्ट जैसे बना दिए गए। तो फिर स्पेशल कोर्ट की खाली इस क्राइम के ही आपको काम को देखना है, जैसे पॉक्सो एक्ट बना दिया गया। लेकिन वो डील सिविल से भी करते हैं। ऐसा नहीं कि वो उनके लिए कोई अलग क्राइटेरिया या अलग चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए कोई जज भी पहले वकील ही है। अच्छा। रीज़न ये है कि लॉ तो सबने किया है। हाँ। है ना। तो सारी चीज़ें उनको समझना इसलिए आवश्यक है कि उनके भी जो प्रमोशंस होते हैं, ठीक है, तो उसी कैटेगरी के उसी हिसाब से होते हैं और उनको सारे केसेस देखने पड़ते हैं। अच्छा। जैसे स्पेशलाइजेशन जब बाद में होता है तो कुछ लोग हैं कि हम केवल क्रिमिनल का ही काम करेंगे, उसी प्रकार जजेस में भी हो जाता है कि वो सिविल सेक्टर में उनको दे दिया गया या उनको सर्विस मैटर दे दिए गए। जी। तो इसीलिए आपको प्रारंभ में सारे काम करने होते हैं, जजेस को भी प्रारंभ में सारे केसेस डील करने होते हैं। अच्छा, तो मतलब जैसे आपने बताया कि जो जजेस हैं वो भी एक पहले वकील हैं, तो क्या जो वकील बनता है उसको भी प्रमोशन, उसके भी चांसेस है प्रमोशन की कि वो जज बन सकता है? बिल्कुल चांस। अच्छा, मतलब ऐसा कैसे होता है? देखिए, ऐसा होता है कि पहली बात तो एडवोकेट के लिए जो है बहुत सारे रास्ते खुले हैं। जजेस के लिए कि जब पीसीएसजे आपने सुना होगा, पीसीएसजे का एग्जाम होता है जी। इसी प्रकार से एसजस भी होता है, हायर जुडिशियल सर्विसेज। ओके। ठीक है, ये उच्चतर न्यायिक सर्विस है जी। तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो 7 ईयर्स का रखा गया है। यानी जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, हाँ। 7 साल की प्रैक्टिस करने के बाद उस फॉर्म को भर सकते हैं और वो सीधे हायर जुडिशियल सर्विसेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा। और वही आप देखते हैं एडीजे जो पोस्ट होती है, एडीजे बने, इसके बाद फिर प्रमोशन होकर हाईकोर्ट भी जाते हैं, एलिवेट होते हैं। अच्छा, तो ये तो मान लीजिए बात हो गई सिविल वाले हो गए, क्रिमिनल वाले हो गए। कुछ मैं ऐसे वकीलों से भी मिला हूँ जो प्रॉपर कॉर्पोरेट लॉयर्स होते हैं। कॉर्पोरेट लॉयर्स की क्या डेफिनेशन है? कि उदाहरण जैसे मैंने आपको बताया, वो कॉर्पोरेट सेक्टर का काम देख रहे हैं। जैसे हम लोग, मैंने बताया क्रिमिनल का काम कर रहे हैं, सर्विस का काम अलग लोग करते हैं। जी। इसी प्रकार कॉर्पोरेट लॉयर जो होते हैं वो केवल कॉर्पोरेट सेक्टर का, जो आपका व्यापारिक औद्योगिक सेक्टर है, उनके केसेस करते हैं। अच्छा। उन केसेस को डील करते हैं। अच्छा, एक वर्ड मैंने सुना था रिटेनरशिप फी या रिटेनरशिप, ऐसा कुछ भी होता है क्या? हाँ, होता है। एक्चुअली में जो भी सेवा प्रदाता होते हैं, जैसे मान लिया आप देखते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हाँ। ठीक है, एडवोकेट्स हैं, और इसी तरह से कोई भी सेवा हम जैसे प्रदान कर रहे हैं। हाँ। तो वकीलों के लिए चूंकि फीस शब्द रिटेनरशिप फीस इसलिए लिखी गई है क्योंकि हम लोग जॉब नहीं कर सकते, हम सैलरी नहीं किसी से गेन कर सकते, एज ए सैलरी हम नहीं ले सकते। अच्छा, किसी से आप सैलरी नहीं ले सकते? नहीं, क्योंकि ये हमको बार काउंसिल के नियम और एडवोकेट एक्ट के तहत हम ऐसा नहीं कर सकते। इसको एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन माना गया है, और प्रोफेशन के तहत जो हमको रिटेनरशिप मिलती है, जो हम जैसे मान लिया हम किसी कंपनी के एडवोकेट हैं या किसी को क्लाइंट से हम रिटेनरशिप लेते हैं, तो एज ए हम फीस रिटेनरशिप फीस लेते हैं। अच्छा। ना कि वो सैलरी। अच्छा। अगर हम सैलरीड होंगे तो फिर हम एज ए वकील वहाँ पर्टिकुलरली काम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए प्रोहिबिशन कर रखा है, उसको प्रोहिबिट कर रखा है बार काउंसिल ने कि इसका, चूंकि इस पैसे का व्यापारीकरण नहीं करना। अच्छा, मतलब अगर किसी एडवोकेट को मैं सैलरी पे कर रहा हूँ तो वो फिर मतलब सिर्फ मेरे लिए केस लड़ेगा, ऐसा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है? ऐसा नहीं, देखिए सैलरी शब्द नहीं हम यूज़ करते। अच्छा, सैलरी शब्द यूज जैसे केवल हम अगर आपके लिए यूज़, जैसे आप देखते होंगे, आपने सुना होगा लॉ फर्म्स में हाँ। काम करते हैं, वो रिटेनरशिप देते हैं, सैलरी पर काम नहीं देते। ओके। इसी प्रकार से जैसे आप बैंक्स में देखते हैं, तो बैंक में या लॉ फर्म्स में, बैंक्स में क्या है कि जैसे बैंक में लॉ ऑफिसर होते हैं, तो फिर वो जो है वो लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। वो केवल उस पर्टिकुलर बैंक को ही सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे अपनी, केवल वो यहाँ पर अपीयर होकर के अपना पक्ष नहीं रखेंगे कोर्ट्स में। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है कि मतलब एक मैंने केस सुना था कि एक कोई बड़ी कंपनी थी, कंपनी का नाम मैं नहीं लूंगा, तो वो एक पर्टिकुलर लॉयर को कुछ फी पे करती थी कि वो कभी भी उनके खिलाफ कोर्ट में नहीं आए।
देखिए वैसे तो ये प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। जो आपने बताया कि मेरे खिलाफ कभी ना आए, है ना। तो क्योंकि प्रोफेशनल एथिक्स भी हैं कुछ इस प्रोफेशन की, जिसे मैंने बोला कि नोबल प्रोफेशन शब्द इस्तेमाल किया गया है एडवोकेसी के लिए, इसीलिए कि कुछ प्रोफेशनल एथिक्स है। हम सामान्यतः किसी को मना नहीं कर सकते, या हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ये नहीं कह सकते ना कि हम ये काम नहीं करेंगे अगर आप हमें फीस पे करें। राइट। क्योंकि फिर वो बार्गेनिंग हो गई। एक एडवोकेसी के गुण नहीं है। दूसरा कि बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, तो वो फीस की तरह ही उसको ट्रीट करेंगे हम, ना कि कोई वो रिश्वत की तरह, क्योंकि वो रिटेनर फीस है कि मुझे वो डिनायल किया जा रहा है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, हालांकि वो हमारे एथिक्स के खिलाफ है जी, लेकिन एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो भी रिटेनर से फीस की तरह ही उसको पे किया जाएगा कि भाई हम आपके खिलाफ अपीयर नहीं हो रहे कोर्ट में। क्योंकि देखिए रिटेनर से फीस क्या है, अगर देखें हम उसका सही मतलब, तो हम आपको उसके बदले क्या कुछ चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जी, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट, एग्जैक्टली। लेकिन वहाँ सर्विस कहाँ हुई? लेकिन मतलब ये तो मतलब वकील तो मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो तो सामने आके बोलती कि हम इन एडवोकेट को रिटेनर से फी पे कर रहे हैं और ये एडवोकेट कभी हमारे सामने कोर्ट में नहीं आएंगे। देखिए ऐसा होता है, जैसे कोई भी कंपनी जब अपना एडवोकेट हायर करती है तो उसमें क्लॉज वो भी ये भी लगाती है कि आप हमारे खिलाफ, जैसे मैं कई बैंक्स का भी एडवोकेट हूँ, मैं कुछ कंपनीज का भी एडवोकेट हूँ, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो एक क्लॉज रखते हैं कि ताकि आज आप हमारे पक्ष में काम कर रहे हो, कल को आप दूसरे पक्ष में काम नहीं करो। मुझे याद आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक ऐसा मसला आया था जी, और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक एडवोकेट, पहले एक कंपनी के एडवोकेट उसी कंपनी की आप वकालत कर रहे थे, इसके बाद सेम कोर्ट में आप कुछ दिन बाद उस कंपनी के अगेंस्ट खड़े थे। राइट। तो कोर्ट ने भी इस चीज़ को मना किया कि नहीं, ये गलत है, ये प्रोफेशनली मिसकंडक्ट है। ओके। क्योंकि एक बार में आप किसी की तारीफ कर रहे हो और एक बार में किसी का विरोध कर रहे हो। हाँ, तो फिर तो ये भी बात हो जाएगी कि अगर बाई चांस आप एक बार मेरे लिए खड़े हो, फिर एक बार मेरे अपोजिशन के लिए खड़े हो, तो आपको मेरी ऐसी कुछ बातें पता होंगी जो अपोजिशन को नहीं पता होंगी। इसीलिए क्योंकि देखिए वकील को जो बताया गया है इतना नोबल, इतना इसलिए बताया, जैसे सपोज करिए आप हैं या आप सारी चीज़ें अपने एडवोकेट को बता देते हैं। राइट। जो बात अपने फादर से शेयर नहीं कर सकते, अपनी वाइफ से शेयर नहीं कर सकते, वो आप अपने एडवोकेट से शेयर कर देते हैं। बिल्कुल। इसीलिए इसको पेशा शब्द इस्तेमाल किया गया, ना कि कोई व्यापार। क्योंकि व्यापार में क्या है कि कोई चीज़ बार्गेन करके की जा सकती है, कोई चीज़ लेन देन करके की जा सकती है, लेकिन पैसे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसे में ऐसा नहीं होता है। तो मतलब ये ऐसी चीज़ दोस्तों हम लोग को जानने को मिली कि शायद मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है। तो शिलेन जी, मतलब एक बचपन से हम लोग मूवीज़ देखते चले आ रहे हैं, और मूवीज़ में एक शब्द आता है अंधा कानून, आपने भी सुना होगा। बिल्कुल। और हम लोगों ने ये भी देखा कि जैसे कोर्ट रूम में वगैरह में जो न्याय की मूर्ति रहती है, न्याय की मूर्ति में आंख में काली पट्टी बंधी रहती है, तो इसका क्या लॉजिक है? देखिए अंधा कानून तो इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि लॉजिक हम मोस्टली क्या देखते हैं, आपने देखा होगा उस मूर्ति में काली पट्टी बंधी होती है। हाँ, काली पट्टी, ना कि उसको अंधा दिखाया गया। अच्छा, मतलब वो ब्लाइंड नहीं? हाँ, ब्लाइंड बिल्कुल भी नहीं है। उसका जो लॉजिक है उसका मैं दो उदाहरण देता हूँ। ठीक है। सुब्रत राय जेल गए। हाँ, जेल गए। आसाराम बापू जेल गए। दोनों ही पावर में, पैसे में कहीं से कम नहीं थे, लेकिन उनको न्याय की देवी, मतलब उनके पद, उनकी प्रतिष्ठा, उनके सामाजिक स्तर को ना देखते हुए, यानी साम्या को दिखाता है, वो पार्शियल यानी इम्पार्शियलिटी को दिखाता है कि निष्पक्षता है। आंख वो ये बंद कर लेती हैं कानून की देवी, वो इसलिए दिखाया गया कि यहाँ पर निष्पक्षता होगी, सामने कौन खड़ा है इसका कोई मतलब नहीं है। आप लोगों ने एक और चीज़ गौर की होगी कि न्याय की देवी तलवार भी लिए रहती है, वो भी 2 धारी तलवार। हाँ, यानी हम दंड देना भी जानते हैं, उसका इम्प्लीमेंट कराना भी जानते हैं। बिल्कुल। और एक चीज़ नहीं देखी होगी आपने उस न्याय की देवी में, जो शायद आप कभी गूगल करिएगा, नीचे सर्प भी है। क्या है? सर्प, स्नेक। अच्छा, स्नेक। तो उसको भी कुचलता हुआ दिखाया गया, यानी बुराई को कुचलने की भी ताकत कानून में है। ये चीज़ें डिनोट करती है, ना कि जैसे देखिए अंधा कानून इसलिए लोग कह देते हैं क्योंकि आंख में पट्टी बंधी हुई है। लेकिन मोस्टली चीज़ें तराजू भी है साथ में ना। तराजू इसीलिए है कि हमें दोनों पक्षों को सुनना है, दोनों पक्षों को सुन करके निर्णय कोर्ट को लेना है फिर। अच्छा। और उसमें साम्या को देखते हुए जो संतुलन बनाते हुए जो चीज़ सही है उस पर निर्णय पारित कर देना है। तो मतलब इसलिए कानून अंधा नहीं है। कानून अंधा नहीं है, वो सिर्फ पट्टी बांधी हुई है, केवल इसलिए कि किसी की पद से, किसी प्रतिष्ठा से उसको इन्फ्लुएंस नहीं हो। हाँ, बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होगी। मतलब अच्छा, मतलब ये लॉजिक है कि वो ये नहीं देखे कि मुजरिम कौन है, वो मुजरिम कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है, तो इस वजह से वो पट्टी बांधी हुई है। और आज तक हम लोग ये समझते आ रहे थे कि कानून अंधा है, और जब तक आप सबूत पेश नहीं करेंगे कानून आपको कुछ मानेगा ही नहीं।